हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके नए टॉपिक क्रोमेटोग्राफी अर्थात वर्ण लेखन पर चर्चा करेंगे। क्रोमेटोग्राफी जो है वो बायोकेमिस्ट्री के सबसे महत्वपूर्ण और उपयोगी औजारों में से एक है। क्रोमेटोग्राफी जो है वो एक तरीके की एनालिसिस टेक्निक है, एनालिटिकल टेक्निक है, विश्लेषणात्मक तकनीक है, जिसके माध्यम से हम जो मिक्सचर होता है, मिश्रण, उसके निकट संबंधी जितने भी यौगिक होते हैं उनको हम पृथक कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन, पेप्टाइड, अमीनो एसिड, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और कई सारी ड्रग्स जो भी होती हैं, तो उसमें से हम उस पदार्थ को अलग कर सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो विधि है जिसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों के मिश्रण में से प्रत्येक पदार्थ को पृथक करके हम पहचान सकते हैं। क्योंकि जब हम इसका पृथक्करण करते हैं तो इसमें दो फेसेस का हम यूज़ करते हैं। एक होती है स्टेबल, स्थिर, और दूसरी होती है मोटाइल अर्थात गतिशील होती है। और पदार्थों का जो पृथक्करण है वो स्थिर फेज की सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। तो इस वजह से जो डिफरेंस हमें पता चलता है कि विभिन्न यौगिक में कैसे हमने पृथक्करण किया, तो क्रोमेटोग्राफी के ही थ्रू हम स्थिर और गतिशील दोनों फेज के प्रति लगाव जो है, एफिनिटी, उसमें जो अंतर आता है उसके आधार पर हम उसको पृथक करते हैं। तो दो प्रवस्थाओं के मध्य साम्य वितरण द्वारा घटकों के किसी मिश्रण से विभिन्न घटकों को वैयक्तिक रूप से पर्सनली सेपरेट किया जाता है, तो वो पृथक करने की जो विधि हमारी होती है वो हमारी क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। साथ ही साथ वास्तव में ये तकनीक जो है वो किसी पोरस माध्यम, छिद्रल माध्यम या स्थिर प्रवस्था इसको हम कहते हैं, जिसमें किसी विलायक अथवा गैस जो होती है उसको हम मूवमेंट या मूविंग फेस कहते हैं, जिसके प्रभाव से किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों के विभिन्न दर से गति करने पर आधारित होता है। मुख्यतः ये जो वर्णलेखन है इसके पृथक करने के समय निम्नलिखित चरण भी शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला है स्थिर प्रावस्था पर पदार्थ, दूसरा है गतिमान प्रावस्था द्वारा अधिशोषित पदार्थों का पृथक्करण, तीसरा है गतिमान प्रावस्था को लगातार प्रवाहित करके पृथक हुए पदार्थ को प्राप्त करना, जिसे हम इल्यूशन कहते हैं, छालन, और नेक्स्ट है निच्छालित पदार्थों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक विश्लेषण। तो इस तरीके से हम क्रोमेटोग्राफी का मोस्टली यूज़ जो है वो मिश्रण को पृथक करने का, मतलब उसके यौगिकों को प्राप्त करने के लिए प्राप्त करते हैं। मुख्यतः जो क्रोमेटोग्राफी है ये सबसे पहले एम स्वैट नामक वनस्पति वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1886 में प्रारंभ की थी। इन्होंने ईथर, क्लोरोफिल और पेट्रोलियम के एक्सट्रैक्ट को कैल्शियम कार्बोनेट के स्तंभ द्वारा पृथक किया था। उन्होंने विभिन्न रंगों के पदार्थों को पेट्रोलियम के साथ कैल्शियम कार्बोनेट के भरे हुए कांच के स्तंभ में उड़ेल दिया, और जो रंगीन पदार्थ स्तंभ के विभिन्न स्थानों पर सोख लिए गए। इस प्रकार जो भी अलग अलग कलर थे उनके जोन बन गए और कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न क्षेत्रों को पृथक कर लिया गया। तो मैंने इस और साथ ही साथ मैंने पूरा बता ही दिया। इसके अलावा ये जो तकनीक है इसका क्रोमेटोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं, एक है क्रोमा और एक है ग्राफोस। क्रोमा का अर्थ होता है वर्ण और ग्राफोस का अर्थ होता है लेखन। इसीलिए हम इसे हिंदी में वर्ण लेखन या वर्ण लेखिकी कहते हैं। इसके बाद लाइसेगैंग ने 1943 में सर्वप्रथम एब्जॉर्ब पेपर का उपयोग किया और उन्होंने दो प्रकार से क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करने का प्रयास किया। तो आधुनिक समय की जो वर्तमान में हमारे सामने क्रोमेटोग्राफी चल रही है, इसमें ब्रिटिश वैज्ञानिक कॉन्स्टेंट, गॉर्डन, मार्टिन और सिंज ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये जितने वैज्ञानिक हैं इन्होंने मुख्यतः अमीनो अम्ल के मिश्रणों को काउंटर करेंट एक्सट्रैक्शन विधि द्वारा विश्लेषित करना चाहते थे, लेकिन नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हुआ। जिसके बाद इन्होंने कागज़ का प्रयोग किया और कागज़ में छेद होते हैं, जिसकी वजह से इन्होंने अमीनो अम्ल को पृथक कर लिया। इसके अलावा जो क्रोमेटोग्राफी है वो कई सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसके जो
सिद्धांत हैं वो ये हैं कि जितनी भी क्रोमेटोग्राफीज़ हैं, क्रोमेटोग्राफी के भी कई प्रकार होते हैं, तो क्रोमेटोग्राफी का जो मेन आधार है वो है पार्टीशन, या हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट, मतलब वितरण गुणांक। अर्थात जो किसी यौगिक के दो आमिश्रणीय प्रावस्थाओं के मध्य वितरण को दर्शाता है। इसके बाद हम बात कर रहे थे पेपर क्रोमेटोग्राफी की, जो आपके सिलेबस में है। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो मुख्यतः क्रोमेटोग्राफी जो है वो पेपर पर ही आधारित है, उसी के माध्यम से क्रोमेटोग्राफी कर पाना संभव है। तो ये जो क्रोमेटोग्राफी है आपकी, इसमें ये पेपर क्रोमेटोग्राफी दो प्रकार की होती है। एक होती है डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी और दूसरी होती है असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी जो होती है, इसमें पेपर का जो सिरा होता है, मतलब सैंपल, उसको हम एक टैंक के ऊपर रखते हैं चोटी पर, और बाकी का पेपर जो है उसे हम नीचे लटका देते हैं, और जैसे जैसे विलायक नीचे उतरना प्रारंभ होता है उसके साथ ही साथ सैंपल का पृथक्करण प्रारंभ हो जाता है। और दूसरा जो हमारा असेंडिंग है, इसमें पेपर का एक सिरा जहाँ सैंपल होता है, पेपर के इस सिरे को हम क्रोमेटोग्राफी चैम्बर में विलायक से भरे पात्र में लटका देते हैं, और इसमें विलायक जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ना प्रारंभ करता है, जिस वजह से हम इसको असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसके अलावा ये जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है, इसमें पेपर थिन लेयर जो क्रोमेटोग्राफी है वो आपके सिलेबस में है। तो जिसके अंतर्गत पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो प्रकार से है। पहली है पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी और दूसरी है पेपर एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी जो है वो विश्लेषण करने का प्रामाणिक तरीका है, जिसमें पेपर को माध्यमिक आधार की भांति प्रयोग किया जाता है। इस तरीके में एक विलायक गतिशील फेज की भांति तथा दूसरा विलायक जो है वो स्थिर फेज की भांति कार्य करता है। और जो आपकी दूसरी है पेपर एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इस विधि में पेपर को एल्यूमिना या सिलिकॉन जैसे एड्जॉर्बेंट जो होते हैं अवशोषक, उनसे ढक दिया जाता है, और ये कागज भी जो है वो एड्जॉर्बेंट अर्थात अवशोषक की भांति कार्य करने लगता है, तथा केवल एक विलायक जो है वो अज्ञात पदार्थ के ऊपर बहता रहता है। तो इस तरीके से जो है हम क्रोमेटोग्राफी पेपर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जब हम क्रोमेटोग्राफी करते हैं तो क्या क्या स्टेप होते हैं जिन्हें हमें विशेषता ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहले है हमारा चॉइस ऑफ फिल्टर पेपर, अर्थात फ़िल्टर पेपर को चुनना। सही फ़िल्टर पेपर का चुनाव करें जैसी हमें आवश्यकता है, जैसे हमें परिणाम चाहिए वैसे फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करें। दूसरा है कागज़ की आकृति बनाना, क्योंकि कागज़ जब हम चुनते हैं तो उसका आकार और नाप जो है वो फिक्स होता है, उसको नाप कर ही हम कार्य करें, यह नहीं कि जितना भी बड़ा है उसे हम यूज़ करें। और साथ ही साथ इसका आकार जो है वो मुख्यतः वर्गाकार या आयताकार ही होना चाहिए। तीसरा है हमारा सैंपल प्रिपरेशन, अर्थात नमूना बनाना। नमूना बनाने के लिए भी हमें उपयुक्त विलायक का चयन करना होता है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा जाता है कि वो क्वालिटेटिव काम हो और क्वालिटेटिव दोनों पर हो। और नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सैंपल ऑफ द पेपर, अर्थात नमूने को कागज़ पर डालना। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमने कितना सैंपल लिया है और कितने सैंपल में हमें कितनी परिणाम मिल रहे हैं, क्योंकि नमूने की मात्रा जो है वो कई फैक्टर्स के द्वारा निर्धारित होती है, जैसे विलायक की क्षमता, परिमाणात्मक निर्धारण हेतु अनुकूलतम सांद्रता विस्कोसिटी, और विकसित होने के लिए आवश्यक समय। और नेक्स्ट है हमारा चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट, विलायक चुनना। तो और नेक्स्ट है उसके बाद हमारा डेवलपमेंट ऑफ क्रोमेटोग्राम, अर्थात क्रोमेटोग्राम का विकसित होना, जिसके लिए भी कई सारे उपकरण भी बनाए गए हैं। तो ये हमारे कुछ स्टेप हैं जिनको हमें क्रोमेटोग्राफी करते समय याद रखना है। साथ ही साथ क्रोमेटोग्राफ का ड्राइंग द क्रोमेटोग्राफ, अर्थात क्रोमेटोग्राफ जो परिणाम हमें निकल कर आ रहे हैं उनको सूखने देना चाहिए, ताकि हम उनको पेंसिल द्वारा कागज़ के दोनों किनारों पर चिन्हित कर लें कि कहाँ पर कितने स्तर की प्राप्ति हमें हुई है। और नेक्स्ट है लोकेशन ऑफ स्पॉट्स,
धब्बों की स्थिति कि कैसे हमें धब्बे पहचानने हैं कि किससे कितना प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा ये कई सारे क्रोमेटोग्राफी के अदर जो हैं वो टाइप्स दिए हुए हैं, जिसमें आपकी प्लानर क्रोमेटोग्राफी है, पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में हमने चर्चा कर ली। इसके बाद ये उसी के तहत आपकी पेपर के माध्यम से थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की जाती है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की, अर्थात संकरण क्या है। संकरण जो है मुख्यतः हम कह सकते हैं कि संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है जिसका प्रयोग हम प्रायोगिक तथ्यों को समझाने के लिए करते हैं। साथ ही साथ एक तरीके से हम परिभाषित अगर हम संकरण को करें तो हम ये कह सकते हैं कि लगभग समान ऊर्जा तथा भिन्न आकृति के कक्षक परस्पर अतिव्यापन ओवरलैपिंग करके समान ऊर्जा, समान संख्या व समान आकृति के कक्षक बनाते हैं। तो इसी अवधारणा को हम संकरण कहते हैं और इसके अंतर्गत जो कक्षक बनते हैं, जैसे SPD ब्लॉक बनते हैं, इनको हम संकर ब्लॉक कहते हैं या हाइब्रिडाइज्ड ब्लॉक कहते हैं। संकरण के कुछ नियम हैं, जिसमें हम बात करते हैं कि लगभग समान ऊर्जा के कक्षक जो होते हैं वही संकरण में भाग लेते हैं। नेक्स्ट है, जितने परमाणु कक्षक संकरण में भाग लेते हैं उतने ही नए संकर कक्षक बनते हैं। और साथ ही साथ तीसरा है, संकर कक्षक प्रबल बंध, मतलब हाई बॉन्ड बनाते हैं क्योंकि इनमें दिशात्मक गुण अधिक होता है। संकर कक्षक हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड नहीं बनाते हैं। संकरण में रिक्त, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षक ही भाग लेते हैं। संकरण कक्षक जो होते हैं वो द्विपालित होते हैं, इनमें से एक पाली बड़ी और दूसरी पाली छोटी होती है और बड़ी पाली ही बंध बनाने में भाग लेती है। तो ये हमारी संकरण की परिभाषा है या संकरण के बारे में चर्चा है। तो संकरण कैसे कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब हम उसका किसी तत्व का लिखते हैं तो उसमें कितने युग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात उसकी लोकेशन बताने के लिए ही हम संकरण का प्रयोग करते हैं कि किस तरीके के कक्षक हैं। अब हम बात करते हैं संकरण के प्रकार की। तो संकरण के कई प्रकार हैं। पहला है sp संकरण, दूसरा sp2 संकरण, तीसरा sp3 संकरण, चौथा sp3d संकरण, पांचवा है sp3d2 और नेक्स्ट है sp3d3 संकरण। तो इस तरीके से हमारे पास 6 टाइप्स हैं संकरण के, जिसमें हम सबसे पहले आपको sp संकरण के बारे में चर्चा करते हैं कि वास्तव में sp संकरण क्या है। इसमें जो है एक s कक्षक होता है और एक p कक्षक होता है, तो ये कुल मिलाकर s और p संकरण बनाते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो बेरिलियम क्लोराइड का है, sp का। इसके अलावा दूसरा जो है हमारा sp2 संकरण है। ये नाम से ही निर्धारित है कि इसमें एक s कक्षक है और 2 p कक्षक हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल है BCl3 बेरियम क्लोराइड। और तीसरा है हमारा sp3 संकरण। sp3 संकरण जो है वो इसका हमारा एग्जाम्पल है NH3 अमोनिया। sp3 संकरण जो है वो मेथेन में भी होता है, क्योंकि कार्बन जो है उसमें CH4 में, वो इसमें sp3 संकरण होता है क्योंकि कार्बन के 4 वैलेंसीज होती हैं। और अर्धपूरित sp3 संकर कक्षक हाइड्रोजन के अर्धपूरित 1s कक्षक ओवरलैपिंग करके जो है वो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, जिससे इनकी जो ज्योमेट्री है वो चतुष्फलकीय और इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 मिनट 28 सेकेंड का होता है। 109 डिग्री 28 सेकेंड का इनका जो है वो बॉन्ड एंगल होता है। तो इस तरीके से sp3 और sp के बारे में हमने बात कर ली, sp2 के बारे में बात कर ली। मुख्यतः आपके जो कोर्स में है वो यही 3 हैं, sp, sp3 और sp2। इसके अलावा हम
sp3d पे भी बात करते हैं। sp3d जो है इसमें एक s कक्षक होता है, 3 p कक्षक होते हैं और एक d कक्षक होता है। इसकी जो ज्यामिति होती है वो त्रिकोणीय द्विपिरामिड होती है। इनका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 3 कोण 120 डिग्री और 2 कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरीके से और इसमें जो हमारा एग्जाम्पल है वो है PCl5 पोटेशियम क्लोरेट। इसके अलावा sp3d2 की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक x कक्षक होता है, 3 p कक्षक होते हैं और 2 d कक्षक होते हैं। तो ये कुल मिलाकर sp3d2 संकरण बनाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है SF6। इसका जो बॉन्ड एंगल है वो 90 डिग्री का है और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है अष्टफलकी अर्थात ऑक्टागोन। उसके बाद हम बात करते हैं लास्ट संकरण sp3d3 की। इसमें उसी तरह s कक्षक 1 होता है, p कक्षक 3 होते हैं और d कक्षक भी 3 होते हैं। इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 5 डिग्री 72 सेकेंड होता है। दूसरा कोण जो है वो 90 डिग्री का होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो है IF7 और इसकी जो ज्योमेट्री है वो है पंचभुजी द्विपिरामिड। तो इस तरीके से ये आपके संकरण पर चर्चा हो गई कि कौन कौन से संकरण हैं। बाकी कोई भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो इस इमेजेस में आपके समरी दी हुई है, जो मुख्यतः आपके कोर्स में है SP, SP2 और SP3। लास्ट में हम देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा कैसे बंधों का निर्माण होता है। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, जो साइड से ओवरलैप करते हैं। डबल बॉन्ड जब बनता है तो एक सिग्मा बंध होता है, एक पाई बंध होता है, जो साइड से दोनों ऊपर नीचे ओवरलैपिंग करते हैं। और ट्रिपल बॉन्ड जो हमारा बनता है उसमें एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, अर्थात बीच वाला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और ऊपर और नीचे वाला जो बॉन्ड होता है वो हमारा पाई बॉन्ड होता है।